जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं और लास्ट में इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों, पहला प्रश्न है, आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है? तमिल है, मुंडा है, तिब्बती है, अंग्रेजी है। तो आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है मुंडा। ठीक है, आस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो मुंडा है। मुंडा आस्ट्रो एशियाई या आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ध्यातव्य है कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति का नाम भी है। ठीक है, और मुंडा भाषाएं बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 कहता है कि हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 एक उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 343(2) के अनुसार खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, परंतु उक्त अवधि के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों की भाषा अंग्रेजी बनी रहने का प्रावधान किया गया है। अतः भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, जबकि संवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं उ को, ई को, बड़ी ई को, अ को किसे कहते हैं मध्य स्वर? तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर होते हैं, तो मध्य स्वर पूछा है, तो मध्य स्वर जो होता है उसे अ को बोलते हैं। ठीक है, तो अ को बोलते हैं मध्य स्वर। जीवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी का अ मध्य स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। गाय कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा ज़्यादातर जो व्याकरण वाले हैं वो बोलते हैं संज्ञा 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार के एक टाइप से है। गाय जो है किसी एक टाइप में है, तो गाय में सारी गाय आ जाएंगी, जिससे समस्त जाति का बोध होता है। वहाँ पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, तो गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, गाय जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों एवं कार्यों के नाम भाई, मंत्री, माली, जुलाहा, ठग इत्यादि ये सब सारे। प्राकृतिक तत्वों के नाम भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम गाय, मोर, घोड़ा, तोता, बुलबुल इत्यादि। वस्तुओं के नाम हो गया घड़ी, पुस्तक, चारपाई, कुर्सी आदि। ये सब सारे ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि अगर मैं पुस्तक की बात करूँगा तो किसी एक पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पुस्तक उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? अनुज, गौ, गुरुजन, रचना। कौन सा शब्द बहुवचन है? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो आपको बहुवचन बनाना है। जैसे अगर मैं छात्र, छात्र क्या है? एक वचन है। छात्रों क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है बहुवचन कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है गुरुजन। ठीक है, गुरुजन बहुवचन शब्द है। बाकी अनुज, गौ, रचना एक वचन है। गुरुजन बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन गुरु है। ठीक है, एक वचन क्या होगा? गुरु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन,
कोई उसने 10 गुना। सर्वनाम नहीं है तो मूल सर्वनाम आपने पढ़ा होगा कितने होते हैं हिंदी में, मूल सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक है। तो कौन, कोई, उसने, ये सब आते हैं क्या? नहीं आते हैं। ये सब सारे आते हैं, सॉरी, ये सब आएंगे, लेकिन आपको 10 गुना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 10 गुना, ठीक है। 10 गुना विशेषण है, न कि सर्वनाम। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, 10 गुना, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह लड़की सुंदर है। वाक्य में विशेषण है। विशेषण पहचानना है कि विशेषण क्या है इस वाक्य में। संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक। वह लड़की सुंदर है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। लड़की को बताया जा रहा है कि सुंदर है, गुण बताया जा रहा है कि लड़की सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। तो समझ गए विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब विशेषण आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? कृदंत, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या होगा? अकर्मक क्रिया है, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वस्तुतः जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान हेतु क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नवाचक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया, और उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या का प्रश्न लगाइए, वाक्य में क्या का प्रश्न लगाइए। अगर उत्तर मिल जाता है तो, अगर उत्तर मिल गया तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला ना कि फुटबॉल खेल रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है, जब उत्तर ना मिले तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान, कर्म। कौन सा कारक है बताइए। उसने उसे छल से पराजित किया, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है करण कारक, ठीक है। उसने उसे छल से पराजित किया, या कह सकते हो छल द्वारा पराजित किया, ठीक है। छल के द्वारा पराजित किया, तो के द्वारा या से जो होता है वो 2 कारक में यूज होता है। एक से के द्वारा होता है, एक से अलगाव में होता है। तो अलगाव वाला तो आपका हो जाएगा अपादान में, लेकिन उसने छल से पराजित किया तो इसने करण कारक होगा, ठीक है। अलग तो हो नहीं रहा है। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। विकल्प बी के वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ करण कारक है, ठीक है। तो से या के द्वारा जब आपको मिले तो वहाँ पे क्या होगा? करण कारक होगा, ठीक है। और अलगाव के रूप में अगर से मिलता है तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। देखिए, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचाना है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल। क्या होगा? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल होगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। समझ गए बात को? जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तीनों काल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, टॉपिक उठा के क्लियर किए रहे होंगे, तो आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आता हूँ करने में आसानी होगी, और लास्ट में मज़ा भी आएगा कि हमने इतना क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है। तो जिस 45 क्वेश्चन में मैंने लगभग 45 टॉपिक तो मैंने क्वेश्चन डाला ही डाला है, तो
कम से कम 45 क्वेश्चन को कवर करिए और 45 टॉपिक उसी क्वेश्चन के हिसाब से आप 45 टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आखर शब्द का तत्सम रूप अच्छी, अक्षर, अम्ब, अद्य। तो जो आखर है उसका तत्सम रूप होगा जो होगा वो अक्षर होगा, ठीक है। अक्षर आपका राइट आंसर होगा। आखर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षर है, जबकि अच्छी, अम्ब तथा अद तत्सम शब्द है। इनके तद्भव क्रम से अच्छी का क्या होगा? आँख होगा। अम्ब का क्या होगा? अम्मा होगा। और अद्य का क्या होगा? अद्य क्या होगा? आज, ठीक है। तो ये थे तद्भव शब्द, जो अन्य 3 विकल्प थे। अगला प्रश्न है, लंगोट का तत्सम शब्द है लिंगोटा, लंगोटा, लिंगपट, लघुडयष्टि। लंगोट का तत्सम शब्द है, तो लंगोट का जो तत्सम शब्द है साथियों वो है लिंगपट, ठीक है। लिंगपट आपका राइट आंसर होगा। लंगोट का तत्सम शब्द, लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट होता है, जबकि लघुडयष्टि लाठी का तत्सम शब्द है। तो लघुडयष्टि जो होता है वो लाठी का तत्सम शब्द है, ठीक है। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव है, विदेशी है, देशज है, संकर है। तो रेलगाड़ी शब्द है कैसा है ये बताना है। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो आपका संकर शब्द है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेल और गाड़ी 2 शब्दों से बना है। रेलगाड़ी संकर शब्द है, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है तथा गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपाना शब्द किसका पर्यायवाची है? जूता का है, जोर का है, जादू का, ज्येष्ठ का। उपाना शब्द किसका पर्यायवाची है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है जूता का, ठीक है। उपाना शब्द जो है जूता का पर्यायवाची है। पादुका हो गया, पद्रत्राण हुआ, उपाना हुआ, पनही हुआ, खड़ाऊ हुआ इत्यादि जूता का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एकाग्र का विलोम। एकाग्र का विलोम है चंचल है, ध्यानमग्न है, चतुर है, सशक्त है। तो एकाग्र का जो विलोम होगा साथियों वो होगा चंचल होगा, ठीक है। चंचल आपका राइट आंसर होगा। एकाग्र शब्द का जो विलोम है वो चंचल है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसके पास घर न हो उसे हम क्या कहते हैं? गृही कहते हैं, अनिकेत कहते हैं, अभिषेक कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। तो जिसके पास घर न हो उसे हम अनिकेत कहते हैं, ठीक है, अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर न हो या जिसका कोई घर निकेत न हो उसे अनिकेत कहा जाता है। और जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहा जाता है और जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? पानी बरसना, क्रोध में आना, गिर पड़ना, इज्जत बचाना। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बरस पड़ना माने क्रोध में आना, ठीक है, क्रोध में आना आपका राइट आंसर होगा। कहते हैं कि कुल गुस्सा हमारे ऊपर बरस पड़ा, तो वही चीज बरस पड़ना माने क्रोध में आना। बरस पड़ना मुहावरे का जो अर्थ है क्रोध में आना। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे तथा उनके अर्थ हैं, जैसे देखिए, चांदी का जूता मारना, धन देकर काम करवाना। छक्के छूटना माने हिम्मत हार जाना। छक्के छुड़ाना माने हिम्मत पस्त करना, ठीक है, ये होता है। अगला प्रश्न है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या है, आलू है, आ है, ऊ है। तो दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका जो राइट आंसर है वह है आलू, ठीक है। दयालु में शब्द में जो आलू है, आलू प्रत्यय है, ठीक है, आलू। दयालु शब्द में आलू प्रत्यय है, जबकि मूल शब्द दया है। इसी तरह कृपालु शब्द भी है जिसमें कृपा मूल शब्द तथा आलू प्रत्यय है, ठीक है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष कहते हैं, बहुब्रीहि कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं या द्वंद्व समास कहते हैं? क्या कहते हैं जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता हो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। देखिए, जिस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तथा विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। तो आप लोग समास भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो,
वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छाबोधक है, संदेहवाचक है। कौन सा वाक्य का भेद है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है संदेहवाचक है। ठीक है, संदेहवाचक है कैसे? शायद, शायद शब्द लग गया, आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, तो संदेह है, तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य अर्थ की दृष्टि से संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। रात गाते गाते सरोवर तक गया, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित था, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो एक वाक्य अशुद्ध है, उसे बताना है। तो आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित था, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, बाकी शुद्ध हैं। उपस्थित था नहीं, उपस्थित थे होना चाहिए। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में प्रत्येक वर्गों तथा था का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर प्रत्येक वर्ग तथा थे होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निरीह, 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 निरीह। क्या होगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? तो आपका जो राइट आंसर साथियों निरीह इस तरीके से लिखा जाता है, निरीह। ठीक है, देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, निरीह। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपर्युक्त विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी विकल्प डी अर्थात निरीह शब्द की है। निरीह विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है इच्छा एवं तृष्णा से रहित, माने उदासीन होता है। ठीक है, देखिए कूट भाषा में आंसर करना है इस प्रश्न का। प्राचीन काल में, उसके बाद य र ल व है, उसके बड़ा कठिन था। आपको य र ल व में आंसर करना है। प्राचीन काल में हम कौन सा फिर लें? य लें, र लें, ल व। तो आइए कूट भाषा में आंसर करने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। पहले हम ले लिए, मान लो प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। ल र व य, इस तरीके से आप सेंटेंस को पूरा पढ़िए। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्लियर बन गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले हमने ल लिया था, फिर लिया था र लिया था, फिर व लिया था, फिर य लिया था, तो ल र व य, ल र व य, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस आपका जो सही है वो देखिए। वाक्य का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का, कोष्ठक का, उद्धरण चिन्ह का या निर्देशक का? तो किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो साथियों वहाँ पे हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जो विराम चिन्ह हैं उनको जान लेते हैं। जैसे कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? का प्रयोग किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण लेते समय किया जाता है। इस चिन्ह का इकहरे रूप में का प्रयोग तब होता है जब शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि को उद्धृत किया जा रहा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रस बताना है। देखिए रस को पढ़िए और रस बताइए। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकट बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है ये बताना है। भयानक है, करुण है, शांत है, भक्ति रस है। तो कौन सा रस है? एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परछ्यों मूर्छा खाए। तो यहाँ पे भयानक रस है। ठीक है, कौन सा रस है? भयानक रस है। देखिए
उपर्युक्त पंक्तियों में भयानक रस है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो भय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? छंद बताना है। सोरठा का प्रयोग हुआ है, चौपाई का प्रयोग किया गया है, या फिर दोहा का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो छंद का प्रयोग किया गया साथियों, यहाँ पे जो है चौपाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चौपाई है। तो आप लोग छंद भी अच्छे से याद रखिएगा। उपर्युक्त पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग किया जाता है। चौपाई में क्या होता है? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, मात्राएं कैसे पकड़ते हैं आपको पता होगा, पढ़े होंगे। जो दीर्घ मात्रा होती है वहाँ पे डबल गिना जाता है, और जहाँ पे माने लघु मात्राएं होती है वहाँ पे 1 गिना जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो 16-16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में दीर्घ वर्ण के बाद लघु, ह्रस्व वर्ण नहीं आता, पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं, तो वहां पे क्या होगा? चौपाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, या फिर रूपक है? तो साथियों यहाँ देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक है, जहाँ पे योजक चिन्ह मिले 95% रूपक अलंकार होता है। ठीक है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, उपरोक्त काव्य पंक्ति छायावती कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता बीती विभावरी जागरी से उद्धृत है, जिसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज आकाश में छाए हैं उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आज आकाश में जलज छाए हैं, या जलधि, या जलद, या नीरज नीरज। तो आपका जो राइट आंसर साथियों, आज आकाश में बादल माने जलद। ठीक है, क्या छाए हुए हैं? जलद, जलज नहीं जलद, जलद माने बादल। आज आकाश में जलद छाए हुए हैं। ठीक है, जलद का जो अर्थ है वो बादल होता है। पूर्ण वाक्य इस प्रकार है, आज आकाश में जलद छाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था? तो उदंत मार्तंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 1826 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूर्ति, 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 पूर्ति। पूर्ति कैसे लिखा जाता है? आप लोग लिखे होंगे कई बार, पूर्ति कैसे लिखा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो इस तरीके से पूर्ति लिखा जाता है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्ति। उपर्युक्त में से पूर्ति शब्द शुद्ध है। पूर्ति संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, पूरा होने की क्रिया को पूर्ति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है, और त्रुटि है तो उस बताइए कौन सी त्रुटि है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। क्या है, किसमें त्रुटि है? तो शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, तो गायकी यहाँ पे अशुद्ध दिख रहा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। ये नहीं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये आपका गायकी। यहाँ पे गायिका होना चाहिए। ठीक है, गायिका है, तो गायकी की जगह पे गायिका होना चाहिए। उपयुक्त तो वाक्य के भाग 3 में त्रुटि है, क्योंकि गायकी के स्थान पर गायिका शब्द लिंग की दृष्टि से सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। यहाँ पे सरल वाक्य नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये आपका सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों आपके सरल वाक्य हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो प्रस्तुत वाक्य सरल वाक्य नहीं है बल्कि संयुक्त वाक्य है, जबकि विकल्प A, B, C प्रस्तुत वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। ठीक है,
अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव समास है। तो अनुरूप में आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्यय, पहला पद अव्यय हो तो अनु जो है वो अव्यय है, तो अनुरूप यहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। अनुरूप में अव्ययी भाव समास है जिस समासिक शब्द का पहला या पूर्व पद अव्यय होता है, जिसमें उपसर्ग भी शामिल है, वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो पहला पद उपसर्ग भी हो तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। धनुष टंकार शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, गुण संधि। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है विसर्ग संधि है धनुष टंकार में। अब धनुष टंकार में विसर्ग तो संधि है, तो आप इसका संधि विच्छेद करके कमेंट में बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आगमन में उपसर्ग है। आगमन, आगमन में उपसर्ग है, बताइए क्या होगा आगमन में उपसर्ग? तो आ उपसर्ग होगा। ठीक है, गमन से बना है आगमन, तो यहाँ पे आ उपसर्ग जोड़ने पे आगमन बन गया है। आगमन में आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ है सीमा और समेत, कमी, विपरीत। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं आकाश, आकर्षण, आरंभ, आक्रमण, आचरण, आजीवन आदि। ठीक है, बलि और बलि का अर्थ है बलिदान और वीर, बलिदान और बाली, करवट और बाली, बलिदान और वली। क्या होगा भाई एक बलि और दूसरी बलि का मतलब? बस बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का फर्क है, बताइए क्या होगा? तो बलिदान, बलिदान और वीर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बलि का अर्थ होता है बलिदान और एक बलि का मतलब होता है वीर। ठीक है, बलि है, बलि और बलि का जो अर्थ होता है बलिदान और वीर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, प्रवाह न करना, कान काटना, मात देना, आंख का तारा बहुत प्यारा, नज़र पर चढ़ना, आंख बचाना। क्या होता है? क्या नज़र पर चढ़ना आंख बचाना होता है? तो आपका जो गलत सुमेलित है वो है यही, नज़र पर चढ़ना आंख बचाना, ये आपका गलत सुमेलित है। नज़र पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है पसंद आना होता है, शेष विकल्प सुमेलित है। ठीक है, वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो साथियों बच्चों ने कमेंट किया था कि क्या यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं? तो साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन उसी प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसी परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं और उसी सब टॉपिक से लिए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं सब टॉपिकों से पूछे गए सब सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो इस प्रैक्टिस सेट से आपको एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा और क्वेश्चन का तो नॉलेज होगा ही होगा। जब आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए परीक्षा पैटर्न पर प्रीवियस ईयर पेपर पर जो आधारित प्रश्न बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, पर्पज़ यही होता है कि आप लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करें और उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को कर डालें। ठीक है, तो वाक्य विग्रह, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ है क्या है? तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह कहलाता है। ठीक है, वाक्य विग्रह का अर्थ वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? मस्तक है, प्रलय है, उन्नत है, भाला है। तो भाल का जो समानार्थी शब्द है वो है मस्तक। ठीक है, मस्तक आपका राइट आंसर होगा। प्रश्नगत विकल्पों में भाल का जो समानार्थी शब्द है वो मस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, उसे चुनें। कौन सा जोड़ा? दिन रात, परिश्रम आलस्य, गर्म ठंडा, धर्म कर्म। तो दिन रात तो जोड़ा विपरीतार्थक वाला माने विलोम शब्द वाले शब्द, जिसमें विलोम हो, जैसे दिन और रात विलोम है, परिश्रम आलस्य होता है, गर्म ठंडा विलोम है, तो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है वो बताना है। तो धर्म कर्म, धर्म अधर्म होता है, धर्म कर्म नहीं। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा।
दिए गए विकल्पों में दिन का रात, परिश्रम का आलस्य और गर्म का ठंडा सही विपरीतार्थक शब्द है, जबकि धर्म का विलोम शब्द अधर्म है न कि कर्म है। ठीक है। यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंग क्या है यमुना शब्द का पर्यायवाची? तो अर्कजा जो है आपका राइट आंसर होगा। अर्कजा यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द है। यमुना के पर्यायवाची जो हैं वो सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा तथा कृष्णा है, जबकि श्लेष जो है वो कष्ट का है, पुष्कर जो है तालाब का है तथा तरंग जो है लहर का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? कंकड़, कृष्ण, शिक्षा, दही। तो तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। तो जो तद्भव शब्द है वो है दही। ठीक है। दही आपका तद्भव शब्द है, दधी इसका तत्सम होगा। ठीक है। दही तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दधी है, जबकि कंकड़, कृष्ण तथा शिक्षा तत्सम शब्द है। इनके तद्भव जो होंगे वो कंगन होगा कंकड़ का, कृष्ण का कान्हा होता है तथा शिक्षा का सीख होता है। ये तद्भव शब्द है। ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो साथियों इसमें कर्मवाच्य है। ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच्य है, और जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। तो वाच्य भी आप लोग पढ़िएगा। वाच्य कितने होते हैं? 3 वाच्य होते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है कर्ता कारक, आपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे जो से आया है वो अलगाव में के रूप में आया है, क्योंकि पेड़ से जो पत्ता है वो गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे आपादान कारक होगा। जहाँ पे अलगाव से का मतलब अलगाव से हो वहाँ पे आपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते का गिरना अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करता है, अतः यह पंचमी विभक्ति का आपादान कारक है। इसका चिन्ह से है। ठीक है। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वाक्य में उड़ रही क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो साथियों ये थे 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।